नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मार्केट वॉलेटिलिटी से हमारे पोर्टफोलियो को कौन बचाता है? सही एसेट एलोकेशन। आज बताएंगे कौन से फंड निवेश में रिस्क मैनेज करने का काम करते हैं, कैसे जो हाइब्रिड फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर मल्टी एसेट फंड में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और अभी डेट और गोल्ड में कहां पर निवेश के बन रहे हैं मौके। इसी पर करने वाले खास चर्चा हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स उनका परिचय करा देते हैं। ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल हैं और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी हमारे साथ है। पंकज जी और विकास, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास शो में। आज मार्केट में वॉलेटिलिटी भरपूर है, लेकिन एक वजह से नहीं, इस बार तो बहुत ढेरों सारी वजहें हैं जिसकी वजह से बाजार में फिलहाल इस तरीके का माहौल हम देख पा रहे हैं। थोड़ा समअप अगर पंकज जी करना चाहें, ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स हमने जिस तरीके से बाजार में वॉलेटिलिटी देखी है, क्या समझें? इज इट देयर टू स्टे? क्या अभी भी थोड़ी सी और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें हम, जिस तरीके से ताज़ा हालात बन रहे हैं? नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार विकास जी। स्वाति जी, देखिए, हमने देखा कि मार्केट में पहले एक अच्छी रैली हुई और वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी। और हमेशा एक देखा जाता है, जब भी वैल्यूएशंस महंगी होंगी तो मार्केट को करेक्ट तो होना ही है। अब कारण अलग अलग हो सकते हैं, और इस वक्त पर हमने देखा कि एक तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थी तो करेक्ट होना था, लेकिन उससे ज़्यादा क्योंकि जो ग्लोबल वजह हुई, स्पेशली जो टैरिफ वॉर थ्रू हुआ, एक बहुत बड़ा कारण बना कि करेक्शन हुआ और तेजी से हुआ। उसके बाद फिर अब तो खैर हम इंडिया और पाकिस्तान का जो ये थोड़ा सा अभी ये देख रहे हैं, ये भी थोड़ा एक चिंता का विषय लग रहा है। तो कई कारण हैं, लेकिन जो बात ये है कि इन्वेस्टमेंट में क्या करना चाहिए, और कई बार बहुत चिंता हो जाती है निवेशकों को। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी का नेचर है कि ऊपर जाता है बाजार, नीचे आता है। ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि आपने पोर्टफोलियो में किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आपके पास समय है, कैसे मैनेज कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और भी है, देखिए हमने गिरावट देखी तो बहुत तेज से गिरावट आई, लेकिन आज ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से मार्केट ने बाउंस बैक किया, उसको लेकर इन्वेस्टर्स कई बार ये भी सोच रहे हैं कि शायद सब कुछ अब टेंशन खत्म हो गई है और यहां से बस इन्वेस्टमेंट का मौका शुरू हो गया है। तो कभी भी ग्रीड एंड फियर जो है ना, उस पर आपको ध्यान रखना है, ना ज्यादा लालच करना है और ना चिंता करना है। लेकिन बात यह है कि अपना पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन बराबर होना चाहिए और उस हिसाब से आप आगे बढ़ें, अपने जोखिम को समझते हुए, अपने जरूरत को समझते हुए। ये मेरे हिसाब से सही तरीका होता है जी। तो ये रही बाजार पर फिलहाल जिस तरीके से जो स्थिति बन रही है, उस पर पंकज जी ने बताया कि वॉलेटिलिटी है, लेकिन आपको किस तरीके से इससे पार पाना है अगले आने वाले कुछ टाइम के लिए। पर एसेट एलोकेशन एक ऐसा हम कह सकते हैं तरीका है जिससे कि किसी भी मार्केट वॉलेटिलिटी को आप दूर कर सकते हैं। मैं विकास आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो एसेट एलोकेशन है, ऐसे बाजार में किस तरीके के एसेट एलोकेशन को आप पसंद करेंगे रखना, जिससे कि जो भी किसी भी तरीके के उथल पुथल है उसे हमारा पोर्टफोलियो बच जाए? धन्यवाद स्वाति। हेलो पंकज सर। देखिए स्वाति, एवर सिंस अगर आप 4-5 साल का देखेंगे तो एक रोलर कोस्टर राइड रही है हर एक एसेट क्लास में। और अगर आप देखेंगे, कभी इक्विटी मार्केट्स हमें कुछ समय के लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस देती हैं, फिर अचानक से एक डाउन टर्न शुरू हो जाता है। सो पैरेलली अगर आप देखेंगे 4-5 साल में गोल्ड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। डेफिनेटली इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी रही ग्लोबली, और उसकी वजह से जो लोग जब लो रिस्क लेना चाहते हैं तो गोल्ड की तरफ भागते हैं, बट क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ गया। तो अब आप देखें, अगर इस 4-5 साल में देखें तो बहुत कुछ हो गया। रशिया यूक्रेन हो गया, या इजराइल गाजा हो गया, या टैरिफ वॉर हो गई, यूएस इंटरेस्ट रेट्स को लेके वॉलेटिलिटी हो गई। अब ऐसे केस में ना ये बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी भी चीज को टाइमिंग कर पाए, चाहे वो इक्विटी मार्केट की हो या किसी और एसेट क्लास की हो। तो जैसे पंकज सर बोल रहे थे, बेस्ट तरीका क्या हो गया कि आप एसेट एलोकेशन कर लीजिए, एक अपने रिस्क को देखते हुए और आपके जो टाइम होराइजन है उसको देखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को एक आइडियल सिचुएशन में डिवाइड करें और हर एक एसेट क्लास का एक्सपोजर लें, ताकि यदि कोई एक एसेट क्लास खराब चल रही है तो यदि दूसरी अच्छी कर रही है, आपके पोर्टफोलियो को कुशन मिलता रहे। तो यही एसेट एलोकेशन का ब्यूटी होता है कि आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा क्रैक नहीं होने देता है। अब उसमें अगर आप कहेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसमें थोड़ा सा अगर कंजर्वेटिव अप्रोच लेना है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में ले लीजिए, आप गोल्ड में एक्सपोजर ले लीजिए। देयर आर हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स होते हैं,
उसमें ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप मार्केट से बाहर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन मार्केट में रह के डर भी लग रहा है आपको, तो थोड़ा हाइब्रिड फंड्स के थ्रू ले लीजिए, या इक्विटी सेविंग्स फंड एक कैटेगरी होती है वो ले लीजिए। आर्बिट्राज फंड्स होते हैं जो एफडी की तरह मतलब उसके सामने पैक्ड होते हैं, उनका रिटर्न उसी तरीके का होता है और विद बेटर टैक्सेशन, तो वो एक कैटेगरी है। इस तरीके से डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज फंड। तो अगर हम देखें म्यूचुअल फंड रूट से ही स्वाति इतना बड़ा बास्केट मिलता है निवेशकों को हर एक तरह के एसेट क्लास का, कि आप बहुत अच्छे से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं विद हाई लिक्विडिटी और डिसेंट रिटर्न्स, और आपका रिस्क भी उसमें मिटिगेट हो जाता है। बिल्कुल, तो बस ज़रूरत है आपको समझने की कि आपको कौन से मार्केट कैप या कौन से एसेट क्लास में कब पैसा रखना है, कब एलोकेशन बढ़ाना है, कब एलोकेशन घटाना है, कब रिबैलेंस करना है, या आप चाहते हैं कि निश्चिंत होकर बैठे और आपका फंड मैनेजर आपके लिए ये काम करें। तो ऐसे में पंकज जी, आपकी नज़र में एक वॉलेटाइल मार्केट में निवेश के तरीके क्या हो सकते हैं? डिटेल में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी अगर आपसे समझना चाहें किस तरीके की कैटेगरीज या एसेट क्लास एक वॉलेटाइल मार्केट में कुशन का काम करते हैं, कुशन प्रदान करने का काम करते हैं? देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि वोलेटाइल मार्केट है, आपको इक्विटीज दूर रहना है, तो आपके पास डेट की चॉइस है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि फियर एंड ग्रीड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि आप कैसा पैसा बना पाएंगे मार्केट में। तो यदि आप इस वक्त डर जाएंगे और आप सिर्फ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में या फिर सिर्फ डेट फंड्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर कहीं संभावना बनती है कि इक्विटी पैसा बनता है तो आप उससे दूर रह जाएंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि आप ऐसे फंड में निवेश करें जहां पर इक्विटी भी हो, डेट भी हो, गोल्ड भी हो। तो यानी कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या फिर एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स, या फिर आप गोल्ड, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है, आप चाहते हैं कि गोल्ड में नहीं निवेश करना है या ऑलरेडी आपका निवेश किया हुआ है, तो दूसरे हाइब्रिड फंड्स जो है जहां पर इक्विटी और डेट है, इस तरह के फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं हाइब्रिड कैटेगरी में। अपने वहां भर भी ऐसा नहीं कि सारे हाइब्रिड फंड एक जैसे हैं। अपनी रिस्क लेने की क्षमता, अपने समय के अनुसार आप हाइब्रिड फंड्स में से कोई भी सुटेबल कैटेगरी अपने के लिए चुन सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं विद इन इक्विटी और म्यूचुअल फंड में जो कि आप चुन सकते हैं ऐसे टाइम पे मार्केट वॉलेटिलिटी को दूर रखने के लिए। मैं एक एक करके अब दोनों एक्सपर्ट से जानूंगी कि क्या खासियत इन तमाम कैटेगरीज की है और उससे जुड़े हुए कुछ फंड्स जो कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं वो कौन से उन्हें पसंद आ रहे हैं। विकास, मैं आपसे जानूं, हाइब्रिड फंड्स की आपने बात की यहाँ पर, जो कि जिसमें इक्विटी और डेट का बिल्कुल सही तालमेल बैठता है, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे फंड्स साबित हो सकते हैं। क्या खासियत रहती है ऐसे किसी मार्केट वॉलेटिलिटी में हाइब्रिड फंड्स की? और विद इन हाइब्रिड फंड्स कौन से ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 3 या 5 साल में अच्छा प्रदर्शन करके एक्चुअली पोर्टफोलियो में मुनाफा देने का काम करते आए हैं? देखिए स्वाति, हाइब्रिड फंड्स का जैसे वर्ड सेज हाइब्रिड, तो बेसिकली ये जैसे इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर जैसे पंकज सर ने बोला मल्टी एसेट फंड्स हो गए, वो भी जिसमें आप इक्विटी भी होगा, डेट भी होगा और गोल्ड भी होगा। कुछ केसेस में मल्टी एसेट में सिल्वर एक्सपोजर भी लेते हैं। तो ये, और फिर एक हो गया आपका बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, वो भी एक हाइब्रिड कैटेगरी है। हाइब्रिड कैटेगरी के अंडर ही एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी हाइब्रिड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड, जिसमें इक्विटी ज्यादा होगी और डेट कम होगा, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डेट कंपोनेंट ज्यादा होगा, इक्विटी थोड़ा कम होगा। सो इसके अंडर में भी जैसे हम हाइब्रिड कैटेगरी लेते हैं, उसके अंडर में भी क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी होती है एक होती है हाइब्रिड इक्विटी एंड डेट फंड, एक होता है हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड, एक इक्विटी सेविंग्स फंड कैटेगरी भी होती है। उसमें भी क्या होता है कि आपका आर्बिट्राज फंड्स, डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स के कॉम्बिनेशन से उसको बनाया जाता है। और एक हो गया मल्टी एसेट फंड। अब इसका एक ब्यूटी और होती है स्वाति, अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड को छोड़ दें, बाकी सभी हाइब्रिड फंड्स में जो सेबी के डिफाइंड रूल होते हैं कि 65% इक्विटी होना चाहिए, तो बहुत सारे हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि आर्बिट्राज फंड को ऐड किया जाता है, उससे उनका इक्विटी कंपोनेंट तो वो हो जाता है 65% का, जिससे टैक्सेशन उनकी सीधे जो इक्विटी की हो जाती है, जैसे 1 साल के ऊपर 12.5% की। तो क्या हो गया, रिस्क लो हो गया, टैक्सेशन भी नीचे आ गई, और आपका जो रिटर्न है, क्योंकि आपके बीच में इक्विटी फंड्स का भी एक एक्सपोजर होता है, तो रिटर्न भी डिसेंट आ जाती है। आइडिया ये होता है कि अगर हम कंजर्वेटिव डेट फंड्स को ले लें, तो आपका जो एफडी से
50 बेसिस टू 100-150 बेसिस पॉइंट अबव, यानी कि मान लीजिए अगर एक 7% की एफडी है तो एक कंजर्वेटिव डेट फंड आपको 7.5, 8, 8.5% के आसपास की रिटर्न दे दे। फंड मैनेजर्स का यही हमेशा ध्यान रहता है कि हम किस तरीके से अल्फा जनरेट करें। और जब हम एक कैटेगरी ऊपर जाते हैं, इक्विटी हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड, तो वो आप समझ लीजिए फिक्स डिपॉजिट से 200 to 300 बेसिस पॉइंट के ऊपर का रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। एक एवरेज अगर हम देखें, अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 9 to 10% या 9 to 11% का एक रेंज रहता है इन फंड्स का। तो ये आइडिया यही होता है कि इक्विटी और डेट को, और फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, इनके अपने अपने मॉडल्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर मार्केट को देखते हैं। अगर मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो रही है तो जनरली बैलेंस एडवांटेज फंड में वो इक्विटी कंपोनेंट को कम करके डेट साइड पे बढ़ा देते हैं, और जैसे मार्केट गिरती है या करेक्शन आती है तो वो डेट फंड से लिक्विडेट करके इक्विटी की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो बहुत ही डायनामिकली इसको मैनेज किया जाता है। जैसे आपने शुरू में ही बोला कि फंड मैनेजर पे आप छोड़ दीजिए, और वो फंड मैनेजर अलग अलग टेक्निक्स, टूल्स, मॉडल्स यूज करते हैं और फंड्स की जो है एलोकेशन किस तरीके से करनी है उसको मैनेज करते हैं। तो आइडिया यही होता है कि रिस्क को कम किया जाए और टैक्सेशन आपकी बरकरार रहे इक्विटी वाली, और रिटर्न भी आपको थोड़ी डिसेंट दी जाए जो आपकी डबल डिजिट रिटर्न तक भी आ सकती है इसमें। ओके। हाइब्रिड में पंकज जी, आपका आइडिया क्या है टुवर्ड्स मार्केट वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा पोर्टफोलियो से दूर रखने के लिए? कौन से फंड्स आपकी नज़र में ऐसे आते हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोर्टफोलियो के लिए डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में अच्छे रहे हैं? देखिए स्वाति जी, अभी जो विकास जी बता रहे थे कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना है उस फंड में, तो ऐसे में तो मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी है, जिसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं, मेरे हिसाब से बेहतरीन चॉइस है। क्योंकि यहाँ पर इक्विटी का एलोकेशन वैसे तो 100% तक भी हो सकता है, पर अधिकतर जो फंड्स हैं वो 80% तक लेकर जाते हैं। तो वहां पर आपको इक्विटी एलोकेशन अच्छा मिल सकता है अच्छे समय पर, और यदि मार्केट सही नहीं है तो कम भी रह सकता है। इस वक्त पर देखेंगे तो सभी फंड्स में इक्विटी एलोकेशन काफी कम किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये फंड आपके पोर्टफोलियो में रहे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत जल्दी बदलना नहीं होगा। अगर इस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक बेहतरीन फंड है इस कैटेगरी में, और दूसरा आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन स्वाति जी, अगर यह है कि हमें सिर्फ इस वक्त पर जब मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं है, घबराहट का माहौल है, और उस वक्त पैसा पार्क करना है कुछ समय के लिए, और यह बात पता है कि जैसे ही स्थिति ठीक हो जाएगी उसके बाद हम निकल जाएंगे और उसके बाद अपने चॉइस के फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर आपको इस तरह के फंड्स में निवेश करने की बजाय जहां पर इक्विटी का एलोकेशन कम है उसमें किया जा सकता है। तो इक्विटी सेविंग्स फंड हो या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो, इस तरह की कैटेगरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आप समझ लीजिए कि 1 साल 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़े, लेकिन छोटे वक्त में ही आपको मालूम चलता है कि अब स्थिति अच्छी हो गई है, अब निकलकर आपको किस तरह के फंड्स में निवेश करना है। तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप इस तरह के फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन बहुत कम है उनका चुनाव भी कर सकते हैं। तो इक्विटी सेविंग्स फंड की बात की यहाँ पर पंकज जी ने। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ही होते हैं। अब आपके लिए इसमें इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज का भी एक टच होता है, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी। पंकज जी, बिल्कुल इसमें ऐड करते हुए, इक्विटी सेविंग फंड कौन से अच्छे रहे हैं पिछले 3 और 5 साल में, जिनका परफॉर्मेंस हमने अच्छा देखा है? जैसे हम कोटक और मिराई का देख रहे हैं, तो किसी के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इक्विटी सेविंग ये फंड हो, इसमें कंटिन्यू रखें इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल, देखिए इक्विटी सेविंग्स फंड जो है बेसिकली यहाँ पे जो सेबी की गाइडलाइन है 10% एलोकेशन डेट में होता है, बाकी आपका मिनिमम 65% इक्विटी में होता है। लेकिन इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपका ये जो है वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट किया हुआ या आर्बिट्राज के थ्रू थोड़ा बहुत होगा स्पॉट मार्केट में इन्वेस्टमेंट, पर बाकी जो होता है आर्बिट्राज होता है। यानी कि रिस्क जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि आप एक जैसे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर 65% मिनिमम इक्विटी में एलोकेशन है, यहां पर जो एक्चुअली इक्विटी में होगा कम होगा, लेकिन आर्बिट्राज के थ्रू यहां पर आपको इक्विटी का एलोकेशन मिलेगा, तो रिस्क कम होगा और रिटर्न्स जो हैं वो डेट के मुकाबले बेहतर माने जा सकते हैं। हालांकि इस वक्त पर तो हम डेट में भी अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रख रहे हैं, बट जैसा आपने जिक्र किया फंड के नाम आपने बताए, मिरे एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड और साथ ही कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड इस कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं। देखिए कई बार हम बोलते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग, तो हो सकता है कि आप देखेंगे एक फंड 1 साल के
दरमियान उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसका हो सकता है 6 महीने में अच्छा नहीं रहा हो। कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो ये दोनों फंड्स मेरे हिसाब से बेहतरीन फंड्स हैं। आपने निवेश किया हुआ है तो आप इनमें बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं। और यदि आप निवेश करना चाहते हैं कि कम इक्विटी का जोखिम लेते हुए, तो भी ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे माने जा सकते हैं। बिल्कुल। ये हम बात करें वॉलेटाइल बाजार में कौन से कैटेगरीज के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रह सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद डेट की और गोल्ड की भी हम बात करेंगे। कितना एक्सपोजर लें, कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दोनों ही कैटेगरीज में। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ बने रहिए। वॉलेटाइल बाजार में कैसे रखें सही एसेट एलोकेशन, पंकज मटपाल और विकास पुरी से आज हम करें खास बातचीत। विकास, फ्लेक्सी कैप फंड्स हमने देखा है कि वॉलेटाइल बाजार में ये एक ऐसी कैटेगरीज है जिसमें अच्छा निवेश आता है और हमने मार्च के महीने में भी कुछ ऐसा ही होते हुए देखा है। फ्लेक्सी कैप अभी फिलहाल क्या एलोकेशन बढ़ाने का टाइम है और क्यों बढ़ाएं? क्या इसकी खासियत हो सकती है अभी के टाइम पर किसी के पोर्टफोलियो प्लेसमेंट में? देखिए स्वाति, फ्लेक्सी कैप फंड्स क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है फंड मैनेजर्स को कि वो कौन सी मार्केट कैप में अपना एक्सपोजर ज्यादा रखना चाहते हैं। और अगर आप पिछले कुछ समय में देखें, इनफैक्ट 3 से लेके आप 10 साल का भी टाइम होराइजन देखें, फ्लेक्सी कैप फंड्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है ना। उसकी ब्यूटी यही है कि जैसे हम बोलते हैं कि अगर वॉलेटिलिटी बहुत हाई है तो आप लार्ज कैप फंड में चले जाएं। बट अगर आपने लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और आजकल मार्केट इतनी डायनामिक होती है स्वाति की, अचानक से 15-20 दिन में पूरा मार्केट का माहौल बदल जाता है। और उस समय खैर एज अ इंडिविजुअल हमें इतना टाइम या इतना वो हमारे पास में वो नहीं होती एक्सपर्टीज कि हम अपने लार्ज कैप को बंद करें, किसी दूसरी तरफ में मूव कर जाएं। तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो गया कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्या हो गया कि फंड मैनेजर अपने तरीके से मार्केट को देखते हुए वो लार्ज कैप एक्सपोजर भी ले सकते हैं, मिड कैप भी ले सकते हैं, स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। पूरी डिस्क्रिशन है फंड मैनेजर की। अब अगर हम वॉलेटिलिटी वाला टाइम देखते हैं, और जैसे मैंने बोला कि मार्केट इतनी डायनेमिक है कि 15 दिन में माहौल बदल जाता है, तो उस केस में फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एक्सपोजर, यदि बहुत ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेशन है जो कि ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स में है, वो थोड़ा सा एक्सपोजर जो है मिड कैप में इजीली ले सकते हैं विद इन नो विद मतलब टाइम बिना लूज किए कर सकते हैं। या थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में भी अगर उनको लगता है कि वैल्यू मिल रही है तो वो ले सकते हैं। तो इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड्स की जो अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, बिकॉज बहुत ही डायनेमिकली मैनेज्ड है, मैं ये बोलूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे डेट और इक्विटी में बहुत डायनेमिकली मैनेज किया जाता है, फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा डायनेमिकली मैनेज किया जाता है। तो उस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप टॉप परफॉर्मिंग फंड्स रहे हैं। अगर आप इनका 10 ईयर का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पराग पारिक 17% का सीएजीआर मेंटेन किया हुआ है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 15% का, डिस्पाइट ऑफ अभी अगर आप देखेंगे इतनी ज्यादा करेक्शन हुई है, इतनी वॉलेटिलिटी हुई है, सब कुछ हो गया जो हमने 4-5 बड़े इवेंट बोले, उसके बावजूद अगर इन्होंने अपनी ये मेंटेन रखी है, तो आप ये इस दर्शाता है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको हमेशा बेंचमार्क से बेटर रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं। बिल्कुल। तो ये रही फ्लेक्सी कैप की बात और कैसे मार्केट वॉलेटिलिटी में आपके पोर्टफोलियो को ये एक सुरक्षा प्रदान करता है। पंकज जी, फ्लेक्सी कैप के अलावा एक और कैटेगरी है जिसमें पिछले कई महीनों से काफ़ी अच्छे पैसे आए हैं, जिक्र भी आपने किया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। रीज़न ये भी कि हर एक उस कैटेगरी का इसमें मिश्रण है जिसने पिछले कुछ टाइम में अच्छा भी किया। इक्विटी में हमने एक टाइम पे देखा कि ज़बरदस्त रैली चल रही थी, डेट अच्छा कर रहा था, गोल्ड ऑल टाइम हाई छूता हुआ हमने देखा, और मल्टी एसेट में तो हर कोई ये फ्लेवर मौजूद है। मल्टी एसेट फंड में अभी एलोकेशन बढ़ाने का टाइम? बिल्कुल, मेरे हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको चिंता कम रहती है। उसकी वजह यही है कि इसमें मल्टीपल एसेट क्लासेस हैं। आप देखिए, 1 साल पहले किसी को नहीं पता था कि गोल्ड इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। अदरवाइज तो डेफिनेटली जिस हिसाब से इक्विटी के रिटर्न उतने अच्छे नहीं रहे और गोल्ड ने तो मतलब बहुत अच्छे रिटर्न दिए, तो ये पता नहीं होता है। तो यदि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो बात यह है कि आपको मल्टीपल एसेट्स का फायदा मिलता है। दूसरी बात, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं फंड्स को, वो जो उसका एलोकेशन उसे कम ज्यादा भी करते हैं। तो गोल्ड का एलोकेशन, क्योंकि जो कंडीशन है, जो एक मैंडेट है, वहां पर आपको मतलब 3 एसेट क्लास होने जरूरी हैं और मिनिमम 10% एलोकेशन जरूरी है हर एसेट क्लास में। तो यानी कि फंड मैनेजर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो जो एलोकेशन है वो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, गोल्ड हो या डेट हो। तो इसके लिए यहां पर हालांकि हम देखेंगे कि ज्यादातर जो फंड है इस कैटेगरी में, वहां पर मिनिमम एलोकेशन इक्विटी का 65% रहता है।
लेकिन कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन 40% टू 60% के बीच में रहता है। तो ये कैटेगरी बिल्कुल अच्छी है, इसमें बढ़ाया जा सकता है निवेश को। और इस कैटेगरी के मैं दो फंड्स यहां पर बताना चाहूंगा। एक है आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, जो कि बहुत ही पुराना फंड है। इस फंड में मिनिमम एलोकेशन जो इक्विटी का है वो 65% हमेशा रहेगा। ये फंड हाउस का अपना मैंडेट है। और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये फंड थोड़ा नया है, लेकिन इस फंड में जो इक्विटी एलोकेशन है वो 40% टू 60% के बीच रहेगी। तो निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंड उनके लिए सही रहेगा। बट अपने आप में दोनों फंड्स बेहतरीन फंड्स मेरे हिसाब से हैं। जी, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में अभी निवेश करने का सही मौका। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में हमने अच्छी शानदार यहाँ पर बढ़त देखी और साथ ही अब फोकस लोगों का गोल्ड पर एक बार फिर से शिफ्ट हो गया है। बताइए विकास, गोल्ड में निवेश, गोल्ड ईटीएफ हमने देखा, वहां पर इन्वेस्टमेंट के मौके भी बन रहे हैं। क्या तरीका आपको ज्यादा पसंद आ रहा है? देखिए स्वाति, अगर आप चारों एसेट क्लास देखें, अगर ब्रॉडली अगर रियल एस्टेट देखें, इक्विटीज देखें, गोल्ड देखें और डेट देखें, अगर हम देखें तो टॉप परफॉर्मिंग में इक्विटी जो एसेट क्लास है वो सबसे ज्यादा परफॉर्म करती है। अगर हम 20 इयर्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड लेंगे तो 14-15% का रिटर्न मेंटेन रखती है। सिमिलरली जो सेकंड बेस्ट एसेट क्लास है वो है गोल्ड। रफली अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास का एवरेज रिटर्न रहता है। इवन अगर आप रिसेंटली देखें गोल्ड फंड्स हैं जो, उसमें अगर मैं बात करूं तो आदित्य बिरला सन लाइफ का गोल्ड फंड है वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग। इसका अगर आप 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 21% का है। 5 ईयर का देखेंगे तो 13% है। 7 इयर्स में 15.5 के आसपास का रिटर्न है। और 10 ईयर का भी देखेंगे तो 12% के ऊपर का एवरेज रिटर्न इन्होंने मेंटेन करके रखा है। नाउ, जैसा हमने प्रोग्राम के शुरू के बोला कि एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है, और गोल्ड इसलिए होता है कि आपके रिस्क को जो इट्स लाइक हेज टू योर पोर्टफोलियो, आपके रिस्क को कम करने के लिए गोल्ड का एलोकेशन दिया जाता है। जनरली हम ये बोलते हैं कि गोल्ड शुड बी 5 टू 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो मान लीजिए अगर आपके निवेशक अभी आज की तारीख में सिर्फ इक्विटी या डेट में ही एक्सपोज्ड है और गोल्ड उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया है, तो आप गोल्ड का लेवल को देख के आप डरिए मत। आप गोल्ड को शामिल करिए, एसआईपी रूट से करिए, बिकॉज ये जो गोल्ड फंड्स होते हैं या ईटीएफ्स होते हैं, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप छोटे छोटे अमाउंट में या एसआईपी रूट से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो जिन्होंने गोल्ड का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं लिया है वो थोड़ा गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, ताकि अपने गोल्ड की जो एलोकेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम है वो 5 टू 10% लेके जाए। और यार ये दूसरी तरफ भी है स्वाति, ऐसा भी बोलूंगा कि यदि किसी ने बहुत ज्यादा गोल्ड ले लिया था और अब उनका जो गोल्ड है जो पोर्टफोलियो में 25-30% तक चला गया है, तो शायद ये अच्छा टाइम होगा कि थोड़ा सा आप उसको लिक्विडेट करके अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। अगर डेट आपका लेस इन्वेस्टेड है तो डेट में बढ़ा दीजिए, या इक्विटी आपका बहुत अंडर इन्वेस्टेड है तो इक्विटी को थोड़ा बढ़ा दीजिए। बट नटशेल में मैं ये बोलूंगा कि गोल्ड जो है आपके पोर्टफोलियो का 5 टू 10% का एलोकेशन होना चाहिए। और डेट में पंकज जी, आखिरी में सवाल आपसे होगा, डेट में अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहे रेट कट के इस दौर में? देखिए, हमने 2 रेट कट देखे बहुत कम समय में, और आगे भी उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, चाहे रेट कट होगा। और ऐसे में अब डिपेंड करता है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है डेट अपने पोर्टफोलियो में एज अ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन, तो गिल्ट फंड भी आप शामिल कर सकते हैं। पर राइट नाउ मेरी जो यहाँ पर एक राय है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी स्थिति बहुत क्लियर नहीं है और आपको पैसा है आपके पास में, बाद में स्विच भी कर सकते हैं, तो ऐसे में डेट में एक तो बंधन डायनेमिक बॉन्ड फंड, जो कि एक डायनेमिक बॉन्ड फंड कैटेगरी है अपने आप में, उस कैटेगरी का एक फंड है। और दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये फंड कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि डेट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो बहुत सारी दूसरी कैटेगरी भी कंसिडर की जा सकती हैं। लेकिन ये जो फंड मैंने बताए, ये इस वक्त पर इस हिसाब से कि यदि आपको निकल के बाद में अपना एसेट एलोकेशन चेंज भी करना है तो ये फंड अच्छे रहेंगे। जी, तो ये रहे आपके लिए डेट में अभी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और अलग अलग एसेट्स में कैसे करें एलोकेशन, ये हमने समझा आज के हमारे दोनों एक्सपर्ट से। थैंक यू सो मच पंकज जी और विकास हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।